नमस्कार। काव्य दोष विषयक इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। इस व्याख्यान में आप भारतीय साहित्य शास्त्र में काव्य दोषों की चर्चा करने वाले आचार्यों की परंपरा के विषय में जान पाएंगे। संस्कृत साहित्य शास्त्र में प्रारंभ से ही काव्य दोष से संबंधित विवेचन मिलता है। भारतीय काव्य शास्त्र में किन किन विद्वानों ने काव्य दोष के विषय में अपने ग्रंथों में निरूपण किया है, यह भी जान पाएंगे। काव्य दोष का अर्थ और परिभाषा के विषय में जान सकेंगे। आप व्याख्यान के अंत तक बने रहेंगे तो यह भी जान पाएंगे कि काव्य में कितने प्रकार के दोष होते हैं और उनके कौन कौन से उपभेद होते हैं। इस व्याख्यान में काव्य दोष निवारण किस प्रकार किया जाए उसके विषय में उदाहरण सहित जानकारी देने का भी यत्न किया गया है। सबसे पहले काव्य दोष विवेचन आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। आचार्य भरत मुनि ने दोषों की संख्या 10 मानी है। अग्नि पुराण में 3 प्रकार के दोष और उनके कुछ उपभेदों का विवरण मिलता है। आचार्य भामह ने काव्यालंकार में, आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में, आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा में काव्य दोषों का विस्तृत चित्रण किया है। आचार्य वामन ने दोषों का निरूपण कुछ अधिक किया है। उन्होंने दोषों के शब्दगत और अर्थगत भेद किए हैं। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में दोषों का अधिक विवेचन किया है, किंतु वह काव्य प्रकाश पर ही अवलंबित है। आचार्यों के मतानुसार काव्य में रस की अनुभूति में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को काव्य दोष कहते हैं। आइए अब हम काव्य दोषों के विभिन्न प्रकारों के विषय में देखते हैं। हम काव्य दोषों की चर्चा आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश को आधार बनाकर करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा किया गया काव्य दोष निरूपण लगभग सभी आचार्यों के दोष निरूपण का सार है। आचार्य मम्मट के अनुसार मुख्य अर्थ का जिससे अपकर्ष हो वह काव्य दोष है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में सप्तम उल्लास में, जिसका नाम दोष दर्शन है, में दोषों का स्पष्ट विवेचन करते हुए उन्हें 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है। एक, शब्द दोष, जिनकी संख्या उन्होंने 37 बताई है। 2, अर्थ दोष, जिनकी संख्या उन्होंने 23 बताई है, तथा रस दोष, जिनकी संख्या उन्होंने 10 बताई है। उन्होंने पदगत, पदांशगत तथा वाक्यगत दोष शब्द दोष के अंतर्गत ही परिगणित कर दिए हैं। आइए अब शब्द दोष और उसके भेदों के विषय में जानते हैं। शब्द दोष, ये दोष शब्द या पद से संबंधित होते हैं, जिससे अर्थ को समझने में कठिनाई होती है या वह अप्रिय या कर्ण कटु लगते हैं। प्रमुख शब्द दोष इस प्रकार है। सबसे पहला शब्द दोष है श्रुति कटुत्व दोष, जहाँ कठोर वर्णों जैसे ट, ठ, ड, ढ, क्ष आदि का अधिक प्रयोग होता है, जिससे
काव्य सुनने में कटु लगे वह श्रुति कटुत्व दोष कहलाता है। जैसे कठिन, काल, कुठार, कराल, कठोर। यहाँ क और र वर्णों की आवृत्ति तथा कठोर शब्दों का प्रयोग श्रुति कटुता उत्पन्न कर रहा है। दूसरा दोष है च्युत संस्कृति दोष। जहाँ व्याकरण के नियमों का उल्लंघन होता है या शुद्ध शब्दों का अशुद्ध प्रयोग होता है वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। जैसे मुनि अनुशासन राम जानकी। यहाँ अनुशासन के स्थान पर अनुशासन होना चाहिए। तीसरा दोष है ग्राम्यत्व दोष। जहाँ लोक व्यवहार में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जहाँ काव्य में अशोभनीय या ग्रामीण लगते हैं वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है। जैसे अरे ओ गंवार क्यों बड़बड़ाता है। यहाँ गंवार और बड़बड़ाता जैसे शब्द काव्य में ग्राम्यत्व दोष उत्पन्न करते हैं। चौथा दोष है क्लिष्टत्व दोष। जहाँ शब्दों का अर्थ समझने में बहुत अधिक प्रयास करना पड़े या उनका अर्थ बहुत गूढ़ हो वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। जैसे व्योमकेश बहुभूतनाथ त्रिलोचनम शूलपाणि। यहाँ भगवान शिव के अनेक पर्यायवाची शब्दों का एक साथ प्रयोग क्लिष्टता उत्पन्न कर रहा है जिससे सामान्य पाठक को अर्थ समझने में कठिनाई होगी। अगला दोष है अप्रतित्व दोष। जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो शास्त्र विशेष में ही प्रचलित हो और सामान्य पाठक उन्हें न जानता हो वहाँ अप्रतित्व दोष होगा। जैसे त्रैकाल्यवीत तव ज्ञानम सूक्ष्मम वेद्यम न शक्यते। यहाँ त्रैकाल्यवीत जैसे शब्द अप्रचलित है। दुष्क्रमत्व दोष। जहाँ शब्दों का क्रम व्याकरण या लोक व्यवहार के विरुद्ध हो जिससे अर्थ स्पष्ट न हो वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होगा। जैसे मरे राजा हाथी पर चढ़कर। यहाँ सही क्रम होना चाहिए राजा हाथी पर चढ़कर मरे। यहाँ क्रम बदलने से अर्थ हास्यास्पद हो गया है। उपर्युक्त प्रमुख दोष हैं जो शब्द दोष के अंतर्गत आते हैं। आइए अब अर्थ दोष के विषय में जानते हैं। ये काव्य दोष अर्थ से संबंधित होते हैं। अर्थ दोष वहाँ होते हैं जहाँ काव्य का अभीष्ट अर्थ स्पष्ट न हो या उसमें कोई अनौचित्य आ जाए। आइए अब अर्थ दोष के भेदों के विषय में जानते हैं। सबसे पहला अर्थ दोष है अप्रयोज्यत्व दोष। जहाँ ऐसे शब्द या वाक्यांश का प्रयोग हो जिसका कोई प्रयोजन न हो या वह निरर्थक लगे वह अप्रयोज्यत्व दोष कहलाता है। जैसे कण कण में है व्याप्त ईश्वर यह तो सर्वविदित है। जब यह बात सर्वविदित है तो उसे दोबारा कहने का विशेष प्रयोजन नहीं है। दूसरा अर्थ दोष है पुनरुक्ति दोष।
जहां एक ही बात को अनावश्यक रूप से बार बार कहा जाए जिससे नीरसता आ जाए, वहां पुनरुक्ति दोष होता है। जैसे जल से भरा सरोवर जलमय है। यहाँ जल से भरा और जलमय दोनों का एक ही अर्थ है, यथा यह पुनरुक्ति दोष का उदाहरण है। तीसरा अर्थ दोष है व्याहत दोष। जहां कही हुई बात को आगे चलकर खंडित कर दिया जाए, वहां व्याहत दोष होता है। जैसे वह बहुत दानवीर है परंतु किसी को कुछ नहीं देता। यह कथन पहले वाली बात का खंडन करता है। चौथा अर्थ दोष है संदिग्धत्व दोष। जहां काव्य का अर्थ स्पष्ट न हो और उसमें संदेह बना रहे, वहां संदिग्धत्व दोष होता है। जैसे कवि ने लिखा राम आया श्याम भी आया। यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि राम और श्याम कौन है, व्यक्ति है या संज्ञाएं, या यथा यहाँ पर संदिग्धत्व दोष है। अपुष्टार्थत्व दोष। जहां प्रस्तुत अर्थ को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त प्रमाण या उदाहरण न दिए गए हों, जिससे अर्थ समझ में न आए और वह कमजोर लगे, वहां अपुष्टार्थत्व दोष होता है। जैसे यह बहुत वीर है इसलिए उसे पुरस्कार मिला। यहाँ पर उसकी वीरता का कोई उदाहरण नहीं दिया गया, जिससे कथन पुष्ट नहीं हो रहा। आगे का दोष है अधिक पदत्व दोष। जहां आवश्यकता से अधिक पदों का प्रयोग किया जाए जिससे अनावश्यक विस्तार हो, तो वहां अधिक पदत्व दोष होता है। जैसे वह सुबह के समय प्रातः काल उठा। सुबह और प्रातः काल दोनों एक ही अर्थ देते हैं, अतः सुबह के समय और प्रातः काल में से एक अनावश्यक है। न्यून पदत्व दोष। जहां अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक पदों का अभाव हो, वहां न्यून पदत्व दोष होता है। जैसे वह जाता, किसके साथ, कहाँ, क्यों, ये स्पष्ट नहीं है। ये प्रमुख अर्थ दोष है। आइए अब रस दोष के विषय में जानते हैं। रस दोष वे होते हैं जो काव्य में रस की अनुभूति में बाधा डालते हैं, जिससे पाठक या श्रोता को अपेक्षित आनंद या भावात्मक अनुभव नहीं मिल पाता। ये दोष रस की सिद्धि में प्रमुख बाधक होते हैं। आइए अब रस दोष के भेदों के विषय में जानते हैं। सबसे पहला रस दोष है स्व शब्द वाच्यत्व दोष। रस ध्वनि का विषय होने के कारण उसके वर्णन में व्यंग्य होता है, वाच्य नहीं। अतः रस निरूपण करते समय उसका एवं उसके अनुभवों का शब्दों में उल्लेख कर देना स्व शब्द वाच्यत्व दोष है। जैसे मेरा मन शोक से भर गया। यहाँ शोक शब्द में स्थायी भाव का सीधा उल्लेख किया गया है, जो
रस दोष है। इसके स्थान पर ऐसी स्थिति का वर्णन होना चाहिए जिससे शोक की प्रतीति हो। दूसरा रस दोष है स्थायी भाव का अनौचित्य। जहां स्थायी भावों का वर्णन अनुपयुक्त या अस्वाभाविक तरीके से किया जाए, जैसे वीर रस के प्रसंग में जहां युद्ध का वर्णन हो और नायक के मन में भय का संचार हो रहा हो, वह वीर रस के स्थायी भाव उत्साह के विपरीत है, तो वहां स्थायी भाव का अनौचित्य होगा। तीसरा रस दोष है विभाव अनौचित्य। जहां विभाव अर्थात आलंबन और उद्दीपन का वर्णन रस के अनुकूल न हो या अनुपयुक्त हो, जैसे श्रृंगार रस के वर्णन में स्मशान भूमि का वर्णन करना विभाव अनौचित्य होगा। चौथा रस दोष है अनुभाव अनौचित्य। जहां अनुभाव अर्थात शारीरिक चेष्टाएं आदि का वर्णन रस के प्रतिकूल हो, जैसे करुण रस के वर्णन में हंसी या उत्साह जैसे अनुभावों का प्रयोग करना अनुभाव अनौचित्य होगा। व्यभिचार अनौचित्य। जहां व्यभिचारी भावों अर्थात संचारी भावों का वर्णन रस के प्रतिकूल हो या अनुपयुक्त लगे, जैसे श्रृंगार रस के वर्णन में आलस्य या चिंता जैसे भावों का अधिक प्रयोग करना जो श्रृंगार रस को पुष्ट नहीं करते, वहां व्यभिचार अनौचित्य दोष होगा। आगे का रस दोष है अंगभूत रसों का अप्रधानत्व। जहां किसी मुख्य रस के सहायक अर्थात अंगभूत रस को अनावश्यक रूप से प्रधान बना दिया जाए, वहां अंगभूत रसों का अप्रधानत्व होगा। जैसे वीर रस प्रधान काव्य में हास्य रस का इतना अधिक प्रयोग करना कि वह रस को ढक ले, वहां अंगभूत रसों का अप्रधानत्व होगा। संदिग्ध रस दोष। जहां रस की प्रतीति स्पष्ट न हो और वह संदेह बना रहे कि कौन सा रस प्रधान है, वहां संदिग्ध रस दोष होगा। दीप्ति रस दोष। जहां रस का इतना अधिक अतिरेक हो कि वह पाठक को बोझिल लगे या कृत्रिम प्रतीत हो, वहां दीप्ति रस दोष होगा। संस्कृत के आचार्यों ने दोषों के निवारण के लिए भी उपयुक्त चर्चा की है। उन्होंने कई दोषों के निवारण के लिए कवियों को किस किस प्रकार के उपचार करने चाहिए उसके विषय में विस्तृत विवेचन किया है। उपर्युक्त दोषों का विवरण प्रमुख दोषों का विवरण है। इसके अतिरिक्त भी कई प्रकार के काव्य दोषों का वर्णन विद्वत आचार्यों ने भारतीय साहित्य शास्त्र में किया है। अंततो गत्वा उपसंहार रूप में कह सकते हैं कि काव्य दोषों का ज्ञान कवियों के लिए महत्वपूर्ण होता है ताकि वे अपने काव्य को निर्दोष और प्रभावशाली बना सके। काव्य में दोषों का निवारण करके ही कवि अपने काव्य को श्रेष्ठता प्रदान करवा सकता है। अस्तु।